जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज फिर हम एसएससी जीडी सीएचएसएल और ग्रुप डी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक एक करके मेरे साथ बनाइए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपकी तैयारी अंतिम चरण में होगी और ये सारे क्वेश्चन इस लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ ज़रूर बनाइए और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सब लोगों की तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान दें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन लेकर के हम आते हैं यहाँ पर, आप इसको एक एक करके देखिए। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कहता है कि यदि 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत बताइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने वीडियो बना के डाला है। आप झा एग्जाम पेज पर जाकर के प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन में आप इसको देख सकते हैं। उसके वीडियो को ढूंढ करके आप बनाइए इसको, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य, यदि 25 कुर्सी जितना में खरीद के आप लाते हैं उतना में 30 कुर्सी को बेचा जाता है तो कहता है हानि प्रतिशत कितना है बताइए। तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन एक निश्चित रूप से रहता है क्वेश्चन पेपर में। तो यह इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान है। देखो, 25 कुर्सी का क्रय मूल्य यानी 25 कुर्सी का सीपी किसके बराबर दिया हुआ है? 30 कुर्सी के विक्रय मूल्य के, 30 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है। तो कहता है कि हानि प्रतिशत बताओ। तो जितना में 25 कुर्सी खरीद के लाता है उतना में क्या करता है? 30 कुर्सी को बेचा जाता है। तो 25 का सीपी 30 के एसपी के बराबर हो जाएगा। सीपी और एसपी का रेशियो निकालो आप, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे 30/25 ये हो जाएगा। अब इसको काटो, 5 से 25 25, 5 छक्के 30 यानी 6/5, 6/5 आ जाएगा। यानी आपका 6 यूनिट हो गया सीपी और एसपी कितना हो गया? 5 यूनिट। तो देखो, सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है तो एक यूनिट का क्या हो गया? लॉस हो गया, एक यूनिट का लॉस हो गया। तो हमें क्या कहता है? लॉस परसेंट निकालने के लिए। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? तो लॉस परसेंट हो जाएगा, लॉस कितना है? 1 यूनिट का बट्टा सीपी। सीपी कितना है यहाँ पर? 6/100। जब कभी भी आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, तो हमेशा किस पे निकाला जाता है? सीपी पे। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा हम सीपी पे निकालते हैं। इसको काटो तो सीपी यहाँ पे 6 यूनिट ले लिया हमने, तो 2 से काटो 3, ये 2 से काटोगे तो 50, तो 50/3 यानी 16.2/3% इतना का लॉस होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एसपी और सीपी से हम आपने लॉस निकाल लिया। लॉस 1 यूनिट का हुआ तो 1 यूनिट लॉस होता है कितने पे? तो 6 यूनिट पे। तो आप इसका परसेंटेज आप निकाल लो तो उतना परसेंट का लॉस हो जाएगा, तो 16.2/3% का। तो हमारा आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये चक्रवृद्धि ब्याज है उसका क्वेश्चन है, कोई धन 3 वर्ष में 5,000 रुपया हो जाता है तो कहता है वर्तमान मूल्य क्या है? मतलब मूलधन निकालना है हमें। क्या निकालना है? मूलधन। तो आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट बराबर क्या होता है? P/1 + R/100⁴n, यही होता है ना। तो अमाउंट यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया हो जाता है। पी आपको पता नहीं है, पी निकालना ही है प्रिंसिपल। 1 + रेट यहाँ पर 25/100 और टाइम कितना दिया हुआ है? 3। यही मिश्र धन, इसी का फॉर्मूला। 25 से काटो, 25 चौका 100, तो यहाँ पर कितना हो गया? P × ये 4 है, 4 में इसको जोड़ोगे 1 + 1/4 तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, 5/4 का पावर 3, ये बराबर 5,000। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 3 नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये 5,000 × 4 × 4 × 4, तो 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, बट्टा कितना? 5 × 5 × 5 इतना हो जाएगा। अब इसको काटो, 5 से काटो तो ये कितना हो गया? 1,000। फिर 5 से काटो तो 5 × 10 200। फिर 5 से काटोगे इस 5 से, 5 चौका 20 40, तो ये कितना हो गया? 16 चौका 64 × 40, 64 को 40 से गुना कर लो आप, तो ये कितना हो गया? 4 चौका 16, 256 0, 25 60, यानी
25 से 60। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आंसर सही हो जाएगा। तो ए के साथ यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है। तो इसमें बहुत ही आसान, ये फॉर्मूला पे बेस्ड है। यहाँ पे देखो 2.3 के पावर 3 आई इतना दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2.3 के पावर 3 माइनस इसको क्या लिख सकते हो, 0.3 का पावर 3, क्योंकि 0.3 को 3 बार गुना करोगे आप, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो 3 तिया 9 तिया 27, और 3 डिजिट का पॉइंट लगाओ तो यहाँ पे 0, एक यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन कितना है 2.3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हो, तो 2.3 इंटू 0.3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। इसको लिख सकते हो आप 0.3 का पावर 2, यानी 0.3 का स्क्वायर। अब देखो ये ए क्यू माइनस बी क्यू बना, तो आप जानते होंगे एक फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, ये कौन सा फार्मूला होता है पता होगा आपको, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो हम इसको इस पे तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 2.3 माइनस 0.3 ये इंटू यही 2.3 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस 0.3 इंटू 2.3, सॉरी यहाँ पे 2.3 है, ये 2.3 इंटू 0.3 का स्क्वायर, ये प्लस में इतना, और नीचे यही सेम चीज़। तब देखो ये कट जाएगा, 2.3 का स्क्वायर प्लस 2.3 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। अब ये सेम चीज़ है, ये दोनों कट जाएगा, तब बचा कितना 2.3 माइनस 0.3, तो ये कट करके कितना आ जाएगा, घटा करके 2 आ जाएगा, 2.3 में से 0.3 घटाओ तो 2 आ जाएगा। ये तो बाय प्रोसेस हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पर आप सीधा सीधा यदि फॉर्मूला आपको पता है तो आप सीधा का सीधा कर देंगे, 2.3 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब, तो देखो यहाँ पर जैसे ही रहेगा और नीचे सेम चीज़ है, तो ये कट जाएगा, तो इसको आप सीधा लिख दोगे, 2.3 में से 0.3 घटा दो तो 2 आंसर आ जाएगा आपका। तो 2 आंसर हमारा ए सही होगा। तो ए के साथ यहाँ पर चलेंगे, तो हमें यहाँ पे याद रखना होगा ये फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमें याद रखना होगा। अब तो हम इस तरह से इस फार्मूले पर इसको निकालेंगे, बहुत ही आसान होता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, कहता है 6,000 रुपया का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष 1.5 ईयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कितना का, 1.5 वर्ष का। देखो यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे हम। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको पता ही है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे टाइम फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन में जब टाइम दिया हुआ हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे समझना आप। तो 6,000 आपका प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, तो 1 प्लस 10 बाई 100, 10 हो गया। पावर कितना, यहाँ पर पहले इंटीग्रल पार्ट को रखते हैं, इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे क्या है 1, तो 1 यहाँ पे रखा। अब ये हाफ, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको आप क्या करते हैं 1 प्लस 10 रेट इंटू 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है अपॉन 100। अब इसी को सॉल्व कर दो, आपका अमाउंट निकलेगा। तब देखो इसको काटो, यहाँ पे काटो, 2 से काटो 10 को तो 5 आएगा, इस 5 से इसको काटो तो ये आ जाएगा 20। तो कितना बना, ये 6,000 इंटू यहाँ पे 1/10 है, इसको करोगे आप तो 11/10 हो जाएगा, पावर 1 है तो इतना ही रहेगा, इंटू यहाँ पे करोगे 20 एक 21/20, ये आपका क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। तब इसको काटो, 2 जीरो से 2 जीरो सीधा काट दो आप। अब 2 से काटोगे तो ये कितना आएगा 30, तब यहाँ पर गुना करके कितना आ जाएगा बताओ, 30 गुने 11 गुने 21। अब इसको गुना करो, 11 21 इतना, 11 21 को गुना करोगे तो कितना आएगा 231 गुने 30, तो ये हो जाएगा 6,930, 6,930। ये क्या निकला आपका, अमाउंट निकला। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, तो ये 6,930 था, इसमें से ये प्रिंसिपल घटा दो आप, 6,000 घटा दो तो कितना बनेगा, तो 930, यानी 930 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। कौन सा आंसर है, सी आंसर। तो देखो इसमें क्या था, मेन इसमें देखना ये था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया है
कि इसमें ना टाइम फ्रैक्शन में दिया हुआ है, टाइम फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो इंटीग्रल पार्ट को ऐसे ही लेना है 1 + r/100 टू द पावर n, और दूसरा जो है फ्रैक्शनल पार्ट इसको 1 + रेट इनटू वो जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको लेना है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको लेना है, इसको काट करके इसको सॉल्व कर देना है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके आप अमाउंट निकाल लो, अमाउंट में से फिर आप प्रिंसिपल घटा दो तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 930, तो हमारा आंसर सी होगा। सी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक की चाल शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धारा और नाव और धारा वाला ही सवाल है। इसका वीडियो हमने बना रखा है और आपको झा एग्जाम पेज के चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको खोज करके उसके कंसेप्ट को जरूर समझना। वहाँ पर कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को हमने रखा है और यहाँ पर भी हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर भी समझना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उस वीडियो में डाला गया है। तो वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं, कहते हैं एक की चाल शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नदी की धारा के विपरीत दिशा में एक नियत दूरी तय करने में इससे दुगुना समय लेता है। तो जितने समय में वह नदी के बहाव के अनुकूल उतनी ही दूरी तय करता है। नदी की चाल निकालना है। यहाँ पे नदी की चाल पूछ रहा है। इसका नदी की चाल का मतलब हो गया धारा की चाल। धारा की चाल पूछा जा रहा है। तो देखो शांत जल में कितना चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप शांत जल में कितना है, शांत जल मतलब स्थिर पानी में कितना है चाल 3 km/h दिया हुआ है। हम मान लेते हैं धारा की चाल कितना है x किलोमीटर। धारा की चाल कितना है x km/h। धारा की चाल x km/h है। और कहता है वह जितना दूर जाता है उतना ही दूर, कहता है विपरीत दिशा में नियत दूरी। तो नियत दूरी को हम x मान लेते हैं, y मान लो। यहाँ पर आपने x मान लिया तो इसको y km मान लो। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगता है उसका डबल समय लगता है इसकी विपरीत दिशा में जाने में। नदी की दिशा में जाने में जितना समय लगता है उसका डबल टाइम लगता है उतनी ही दूरी को इसकी विपरीत दिशा में जाने में। तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपका दुगुना समय लेता है, यानी अनुकूल धारा की तुलना में वो क्या लेता है, प्रतिकूल दिशा में यदि आप चलते हैं, उल्टी दिशा में चलते हैं तो दुगुना समय लेता है। तो हम इस नियत दूरी को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। समझो इसको, दूरी को आपने क्या मान लिया। तो देखो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगा शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल। तो देखो y दूरी था, उस दूरी को धारा के अनुकूल दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब धारा इधर चल रही हो, नदी का चाल इधर हो, तो इस दिशा में चलने में कितना समय लगेगा। तो y दूरी को कवर करने में कितना समय लगेगा। तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल। ये हमने बना रखा है वीडियो में, आप धारा और नाव वाले वीडियो को ढूंढ करके आप उसमें समझ सकते हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि शांत जल में नाव की चाल या शांत जल में आदमी की चाल प्लस धारा की चाल, ये दोनों मिल करके क्या होता है, धारा की दिशा में चाल बनता है। तो ये 3 + x हो जाएगा। ये कहता है जितना समय इसको कवर करने में लगता है इस स्पीड से y की दूरी को, तो कहता है y दूरी को इसके विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा चाल 3 - x। शांत जल में जो नाव की चाल थी उसमें से धारा की चाल घटा दो तो इतना। कहता है इसके तुलना में इसमें डबल समय लगता है, तो इसको आप क्या करोगे 2 से गुना कर दो। जितना समय इसको पहले लगता था इसकी तुलना में डबल समय लगता है, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उल्टी दिशा में जितना समय लगता है उससे आधा समय लगता है सीधी दिशा मतलब अनुकूल दिशा में जाने में, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये y से y काटो, अब क्या हो जाएगा 3 + x, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 + x बराबर ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 - 2x। तो इसको इधर ले आओ, ये 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 3/3 यानी 1 km/h लगेगा। तो क्वेश्चन में कहता था कि धारा की चाल निकालो, यानी नदी की चाल निकालो। नदी की चाल क्या हो जाएगा 1 km/h, 1 km/h यहाँ पर हम निकालेंगे। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना था। शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ था कितना 3 km/h, यहाँ पे दिया हुआ 3 km/h नाव की चाल, कहाँ पर शांत जल में। और कहता है नदी की धारा के विपरीत दिशा में एक नियत दूरी तय करने में इससे दुगुना समय लेता है। किससे दुगुना समय, जितने समय में वह नदी के बहाव के अनुकूल उतनी ही दूरी को तय करता है। अनुकूल दिशा में जितना दूरी तय करता है उसका डबल समय लेता है उतनी ही दूरी को तय करने में जब धारा के विपरीत दिशा में चलता है। तो धारा की दिशा में इतना समय लगता है
धारा के विपरीत दिशा में इतना समय लगता है, तो धारा की दिशा में जो समय दिया जाता है उसका डबल समय लगता है, मतलब अनुकूल विपरीत दिशा में जितना समय लगता है उसका डबल समय लगता है धारा के अनुकूल दिशा में। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 km पर आवर। हमारा आंसर बी होगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 5.16/36 का रूट क्या होगा, ये निकालना है। तो इसमें बड़ी आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो इसको गुना करो 36 को 5 से, तो ये हो जाएगा रूट अंडर कितना 6 पंचे 30, 3 5 तिया 18, 5 तिया 15, 3 18 180 प्लस 16 बट्टा कितना 36। इसको गुना करते हो और फिर इसको प्लस करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, इसको प्लस करते हो, उतना बट्टा 36। तब इसको करोगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 196 हो जाएगा बट्टा 36। तो 196 का वर्गमूल कितना हो गया 14 बट्टा 6। इसको काटो 2 से, 2 तिया 6, 2 से काटो 7, तो ये हो जाएगा 7 बट्टा 3। तो इसको काटो 3 दूना 6, 2 पूर्णांक 1 बट्टा 3। हमारा आंसर इसमें कौन सा होगा, ये ऑप्शन गलत है, ये आंसर हो जाएगा 2 पूर्णांक 1 बट्टा 3। 2 पूर्णांक 1 बट्टा 3 नहीं है, इसको सही कर दो, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। 2 पूर्णांक 1 बट्टा 3 हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा, तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा। तो इसको करना कुछ नहीं है, इसको ना फ्रैक्शन में तोड़ लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो। तो 36 पंचे 180, 180 में 16 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 196, 196 बट्टा 36। तो 196 का वर्गमूल कितना हो गया 14 और 36 का वर्गमूल हो गया 6। इसको काटो 2 से, 2 तिया 6, आई हो गया 7। तो ये कितना हो गया 7 पूर्णांक 7 बट्टा 3, तो 3 दूना 6, 1 बट्टा, तो 2 पूर्णांक 1 बट्टा 3 हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को मोहन और सोहन मिलकर 24 दिन में पूरा करता है। तो कहता है यदि उसी काम को यदि मोहन 32 दिन में पूरा करे तो सोहन द्वारा वह काम कितने दिनों में किया जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। मोहन सोहन मिलकर के कितने दिन में करता है, मोहन और सोहन मिलकर के 24 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा 24 दिन में दोनों मिलकर के पूरा काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1 बट्टा 24 भाग कर लेगा काम का। मोहन क्या करता है, मोहन 32 दिन में पूरा काम करता है अकेला। एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1 बट्टा 32 करेगा, यही करेगा ना। तो कहता है सोहन द्वारा काम कितना करेगा, सोहन कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो देखो दोनों मिल करके 1 बट्टा 24 भाग कर लेता है एक दिन में। अब मोहन 1 बट्टा 32, तो 1 बट्टा 24 में से 1 बट्टा 32 घटा लो, तो ये 24 और 32 का एलसीएम लोगे तो 96। 24 से करो, 24 चौका 96, 32 से करो, 32 तिया 96, तो ये हो जाएगा 1 बट्टा 96। यानी सोहन एक दिन में 1 बट्टा 96 भाग काम का कर लेगा। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 96 दिन में, 96 डेज में पलट देते हैं। एक दिन में 1 बट्टा 96 काम करेगा, तो 96 दिन में क्या करेगा, पूरा काम करेगा। ये हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक स्कूटर इतना रुपया में खरीदा, 27,550 रुपया में खरीदा, और हानि कितना होता है 6% का हानि पर बेच देता है वो। तो कहता है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें विक्रय मूल्य निकाल, देखो सीपी दिया हुआ हमारा, सीपी कितना है 27,550 रुपया, इतना रुपया। लॉस परसेंट हमारा हानि कितना है 6% का, 6% का। तो हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, एसपी निकालना। तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू कितना 100 माइनस लॉस परसेंट, यही करते हो ना आप, बट्टा 100। बस वही काम इसमें भी करना है। सीपी हो गया 27,550 रुपया गुने 100 माइनस लॉस परसेंट, तो लॉस कितना है 6, तो ये हो जाएगा 94 बट्टा कितना 100। यही काम करना है 94 बट्टा 100। इसको सॉल्व करो आप, 1 0 से 1 0 काट दो, 5 से काटोगे तो 5 से काटोगे 5 दूना 10, 5 से इसको काटो, 5 25, 2 5 25, 5 1, 2 से इसको काटो तो 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, यानी 5 5 1, 5 से 51 गुने 47। इसको गुना करोगे तो आपका आएगा 25 8 9 7। हमारा आंसर कौन सा होगा, ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो ए के साथ जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना था। क्रय मूल्य दिया हुआ था, हानि परसेंट दिया हुआ था, सिर्फ विक्रय मूल्य निकालना था, बस यही फार्मूला लगाना है। इससे छोटा ये नहीं कर सकते, या फिर आप इसको कर सकते थे तो एक ही बार में आप लिख सकते हो। यदि आपको फार्मूला पता है, पूरे कॉन्फिडेंट है फार्मूला पे, तब 550
6% का हानि है, 100 में से 6 घटा दो तो 94/100 काट दो, बस यही आंसर है आपका। यही चीज़ है, ये फार्मूला हमने लिख दिया बीच में, फार्मूला को ध्यान रखना। तो इस तरह से आप इसका SP निकाल लोगे तो विक्रय मूल्य हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन है ठीक इसका उल्टा है, इसमें SP दिया हुआ है 11 से 21 रुपया, कहता है 5% का हानि उठाता है तो क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पे CP पूछा जा रहा है, तो CP बराबर क्या होता है, SP इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 माइनस लॉस परसेंट, तो कितना हो गया SP 11 से 21 गुने 100 बट्टा कितना, यहाँ पर 95 कर लो, 100 में से 5 घटाओगे तो 95। अब काटो इसको, 5 से काटोगे तो ये 19 होगा, इसको काटोगे तो कितना हो गया, ये 20, 19 से इसको काटो तो 19 से काटोगे तो कितना हो गया, 19 पंचे 95, 5 12 17, 19 9 171, 59 आ गया, 59 गुने 20, तो इसको काटो, 9 18, 1 5 9 10, 1 11, 1180 रुपया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 1180। तो देखो यहाँ पर 1121 था SP, तो क्रय मूल्य CP कितना होगा, तो 1180 रुपया ये हमारा CP बनेगा। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रुपया हो जाएगा। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन, बहुत ही आसान। ब्याज दिया हुआ है, SI दिया हुआ है, SI कितना दिया हुआ है 150, रेट 5%, टाइम कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। कहते हैं किस धन पर, तो धन किस धन पे, इसका मतलब मूलधन पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन कितना, रेट इंटू टाइम, यही होता ना। तो ये हो गया SI 150 गुने 100 बट्टे रेट, तो रेट कितना है आपका 5, टाइम कितना है 3, तो देखो 5 दिया 15, इसको काटो तो 10 हो गया, यानी 1000 रुपया। हमारा आंसर क्या होगा, 1000 रुपया। वह धन कौन सा था, 1000 रुपया, तो 1000 रुपया हमारा मूलधन होगा। 1000 रुपया के साथ हम जाएंगे, ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। 2 वर्ग है, छोटा छोटा वर्ग है 2, इसका परिमाप दिया हुआ है। एक वर्ग ये है, वर्ग उसको कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, ये चारों भुजाएं समान होती है उसको वर्ग कहते हैं। 2 वर्ग है अलग अलग, एक का परिमाप 40 सेंटीमीटर, दूसरे का 24 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का सम। कहते हैं उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक तीसरा वर्ग है जिसका परिमाप निकालने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। तो मान लो पहले वर्ग की भुजा परिमाप कितना है, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले वर्ग की भुजा क्या होगी, तो पहले वर्ग की भुजा, फर्स्ट वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो 40/4 यानी 10 सेंटीमीटर। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी, वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो दूसरे वर्ग का 24 दिया हुआ है, 24/4 तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो देखो इसका भी निकाल लिया भुजा आपने, इसका भी निकाल लिया, इसका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका 6 सेंटीमीटर। अब कहते हैं एक तीसरा वर्ग है जो इनके क्षेत्रफल के वर्ग, इसके क्षेत्रफल का डिफरेंस के बराबर इसका क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल एक ही बार में निकाल लो आप। तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर साइड था उसका, तो 10 का स्क्वायर घटे 6 का स्क्वायर, यानी 100 घटे 36 हो जाएगा, बराबर 64। तीसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 64 वर्ग सेंटीमीटर। 64 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कहता है इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या निकालते हैं, परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, तो 4 हो जाएगा ये। इसका भुजा कितना होगा, तो भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल का रूट निकालते हैं। तो रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 64 का रूट कितना हो जाएगा 8, तो 4 गुने 8 बराबर 32 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। 32 सेंटीमीटर उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। और इस तीसरे वर्ग का भुजा यदि पूछ दे तो भुजा कितना हो जाएगा, 64 हो गया क्षेत्रफल, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भुजा क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। परिमाप पूछा जा रहा है तो 32 सेंटीमीटर का परिमाप, ये 8, ये भी 8, ये भी 8, सब 8, तो 32 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति दिल्ली से मेरठ 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है,
दिल्ली से मेरठ किस स्पीड से जाता है? 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल पूछा जा रहा है। तो देखो दोनों स्पीड दिया हुआ है, जाने का स्पीड और आने का स्पीड दिया हुआ है। तो ऐसे में कहता है औसत चाल क्या होगा? औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? तो इसको x मान लो आप, इसको y मान लो। जाने का स्पीड x, वापस आने का y, तो औसत चाल क्या हो जाएगा? 2xy अपॉन x प्लस वाई। बस यही निकालना है आपको। तो 2x कितना हो गया? 75 गुने ये 45 बट्टा 75 गुने 75 जोड़ 45, यही करोगे आप। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुने 75 गुने 45। अब 75 45 को जोड़ोगे, 5 5 10, 7 4 11, 120, यही आएगा। अब इसको काट दो आप, काटो, कितना से काटोगे? 15 से काटो, 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120, 8 आ गया। और इसको काटो, 2 से काटो, 2 चौका 8, यही आ गया। अब 45 को 5 से गुना करो तो 225 आएगा बट्टा कितना आ गया? 4। इसको भागा दो, 4 से 4 पंचे 20, 25 हो गया, 4 छक 24, 1 2 5, यानी 56.25 इसकी औसत चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। तो 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर यहाँ पर ये होगा। देखो दोनों एक ही जैसा है, 56.25 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो देखो ये मीटर पर सेकंड में है, लेकिन हमने यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में रखा, इसलिए हमारा स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पर? 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा। ए आंसर सही होगा, बी आंसर यहाँ पर गलत होगा। तो ए के साथ हम यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म है जो 210 मीटर का है, एक रेलगाड़ी आती है जो इसको क्रॉस करती है, जिसका लंबाई कितना है? 150 मीटर। इसको पूरा करने में कितना समय लगता है? इसको पूरा क्रॉस करने में कितना समय लगता है? 20 सेकंड का। तो कहता है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। हमें रेलगाड़ी की चाल पूछा जा रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई 150 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई तो 210 बट्टे कितना? ये 20। देखो ये दूरी बट्टे समय बराबर क्या होता है? चाल। तो रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है? तो 20 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ दोगे आप तो कुल दूरी बन जाएगा। तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 150 प्लस 210 तो 360 हो गया बट्टे 20। काटो इसको तो ये हो जाएगा 18 सेकंड। यानी रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर लेगी? 18 सेकंड में। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल पूछा जा रहा है, 18 मीटर पर सेकंड यहाँ पर इसका चाल। 20 सेकंड में पूरा पार कर लेती है, तो दूरी बट्टा समय, तो हमारा चाल निकलता है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? 18 मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर हमारे यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर चाल पूछा जा रहा था, ध्यान रखना है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा समय। तो समय यहाँ पर 20 सेकंड का, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो यहाँ पर 150 प्लस 210 360 बट्टा समय, समय यहाँ पर 20। तो ये क्या निकलेगा? मीटर पर सेकंड हमारा क्या निकलेगा? रेलगाड़ी की चाल। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 224 को किस छोटी संख्या से गुना करें कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए? पूर्ण वर्ग मतलब उसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट हो उसका। तो देखो 224 को किस संख्या से गुना करें? तो 224 का फैक्टर तोड़ लो आप। क्या करोगे? 224 का फैक्टर तोड़ लो। तो 2 से करोगे 1 1 2, 112 आ गया। फिर 2 से करो, 2 पंचे 10, 1 2 छक्के 12, 2 से करो तो ये आ जाएगा 28। फिर 2 से करो तो आ गया 14। फिर 2 से करो तो आ गया 7। यानी 224 का फैक्टर क्या आएगा? 224 का फैक्टर 2 गुने 2 गुने 2 कितने बार? 1 2 3 4 5 बार। तो 3 4 5 गुने 7। अब देखो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हो? दो में से एक पेयर लेते हो, दो में से एक निकालते हो आप, इसमें से भी 1 2 निकलेगा। इसका पेयर है ही नहीं तो 1 2 से गुना करना पड़ा, इसका भी पेयर नहीं है तो 1 7 से गुना करना पड़ा। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 गुने 7 यानी 14 से गुना करना पड़ेगा। तो यानी 224 को 14 से गुना करोगे तब वो संख्या क्या बनेगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14, यानी सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही।
अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इसे। और एसएससी की जीडी की तैयारी जम के आप करें और आपकी सफलता हमारी खुशी होगी। तो यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तो आप तैयारी में जुटे रहें। कहीं कोई डाउट हो तो हमें पूछें हमसे, हम आपके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।